हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक औसत वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यानी हम सभी लोगों में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, क्योंकि हमारा शरीर अस्थिपंजर से व्यवस्थित तरीके से चल पाता है। यानी ढांचा, जिसे अस्थि मीन्स ढांचा, अस्थियों को क्या कहा जाता है? ढांचा कहा जाता है, ढांचा कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, ऐसे सवाल पूछा जाता है और आपके एग्जाम अहमदाबाद ALP 2004 में पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया गया है 300, 206, 306 और 226। तो प्यारे साथी, 206 हड्डियां पाई जाती हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या प्यारे साथी 300, लगभग 300। कितना? लगभग 300 हड्डी पाई जाती है नवजात शिशु के शरीर में। हड्डियों की संख्या। अस्थियां यानी हड्डियां दो प्रकार में बांटी गई हैं, एक उपांगी अस्थि और एक अक्षीय अस्थि। उपांगी अस्थि, देखिए अस्थियां दो प्रकार में बांटी गई हैं। अस्थियां एक उपांगी है और एक अक्षीय कंकाल है। क्या प्यारे साथी? अक्षीय स्केलेटन है, यानी कंकाल तंत्र है। ध्यान रहे, अक्षीय कंकाल तंत्र है। अब ध्यान रहे कि उपांगी हड्डियां 126 हड्डियां होती हैं और अक्षीय हड्डियां जो है 80 हड्डियां होती हैं। उपांगी में क्या क्या आता है? आपका हाथ आता है, हाथ, पैर, अंश मेखला। क्या प्यारे साथी? अंश मेखला आता है। और क्या आता है? श्रोणी मेखला आता है। क्या आता है? श्रोणी मेखला आता है। और जो है एक होता है कॉलर बोन, या इसे हम हंसुली कहते हैं। कॉलर बोन, या इसे हम क्या कहते हैं? हंसुली कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसुली कहते हैं। तो इसमें 126, 30-30 हाथ में, 30-30 60, और पैर में भी 60, अंश मेखला 2, श्रोणी मेखला 2 और कॉलर बोन 2, यानी कुल मिलाकर 126 हड्डियां। और आपका अक्षीय कंकाल में आता है तो सबसे पहले आप कह दें पसली आता है। पसली में हड्डियों की संख्या 24 होती है। और पसली में एक होता है स्टर्नम होता है। क्या होता है? स्टर्नम। एक होता है स्टर्नम, एक हड्डी स्टर्नम, जहां पर पसलियां आपस में आके जुड़ी होती हैं, यानी ये चेस्ट के बीच में। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद आपके सिर की हड्डी आ जाती है। सिर में हड्डियों की संख्या 29 है। और अगर देखेंगे रीढ़ में हड्डियों की संख्या क्या है प्यारे साथियों? रीढ़ में हड्डियों की संख्या 26 है। अब आप देखेंगे तो 29, 1 30 और 30 20 50 20 50 20 70 और 6 4 10, 70 10 80। अक्षीय कंकाल में 80। और इन सभी हड्डियों का एक डिटेल वीडियो मैं आगे नेक्स्ट दिन में कभी बनाकर जरूर आपके YouTube चैनल पर डाल दूंगा। आपको मैंने बता दिया। हाँ, यहाँ पर शॉर्टकट में और एक जानकारी दी जा सकती है कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी यानी स्टेपस है। क्या है प्यारे साथी? स्टेपस है। अब अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्या कहता है प्यारे साथी? पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो 4 ऑप्शन है, छोटी आंत, यकृत, आमाशय और अग्नाशय। तो किसे प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। आपके सामने कहा गया है कि पीलिया रोग शरीर के यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। प्यारे साथी, लीवर को प्रभावित करता है। और यह रोग रक्त में बिलिरुबिन के बढ़ जाने के फलस्वरूप हमारे शरीर के जो त्वचा है, आंखों में सफेदी आ जाती है या पीलापन आ जाता है। क्या है? जो सफेदी में क्या आता है? जो हमारी आंखों में सफेदी है और हमारी त्वचा में है, तो इसमें पीलापन आने लगता है।
तो इसलिए हमारे शरीर को क्या कहते भैया, पीलिया रोग हो गया। क्या हो गया है? पीलिया रोग हो गया। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपका सवाल है, कह रहा मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेते हैं, यानी मछलियां सांस लेती हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, अब पूछा जाए या ना पूछा जाए ये बात की बात है, लेकिन हमारा काम क्या है, बता देना है। मछलियां निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती हैं? हम सभी लोग फेफड़े की मदद से सांस लेते हैं, हम सभी लोग फेफड़े की मदद से सांस लेते हैं, लेकिन मछलियां किसकी मदद से सांस लेती हैं प्यारे साथी? तो मछलियां फेफड़े, त्वचा, गिल्स और पंख, तो गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। मछलियां पानी में रहती हैं तो गिल्स की सहायता से, यानी गिल्स की मदद से, यानी कान के बगल ऐसे लगा होता है उसकी सहायता से क्या लेती हैं? सांस लेती हैं। अगला सवाल है, मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग फैलता है। देखो भैया, महिलाएं ही सारी चीजों का जड़ होती हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग फैलता है, और मलेरिया रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? फैलाने का कारण इनमें से कौन सा है? तो मलेरिया आप जान रहे हैं मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर से। लेकिन मच्छर कौन सा मच्छर है? तो देखिए, क्यूलेक्स मच्छर है, एनाफ्लीज है, बरसाती मच्छर है, पानी में रहने वाला एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया फैलाने का काम करता है। और ये क्या होता है बाबू? ये मादा होता है, एनाफ्लीज होता है। देखिए आप देख लीजिए, मलेरिया जो है, मलेरिया रोग, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। याद कर लो, मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह रोग मनुष्यों में मादा, देखो मैंने कहा ना मादा, महिलाएं, भैया महिला से बचना है कि नहीं? जैसे रचना से बचना वैसे महिला से बचना। तो देखो, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के द्वारा आपके प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के संचरण हो जाने से, आपके शरीर में हो जाने से हो जाता है, और हो जाता है जिससे क्या हो जाता है? आपको मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मलेरिया। अब मलेरिया की दवा कैसे बनाई जाती है? तो सिनकोना की छाल प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सिनकोना एक पेड़ है, उसके छाल यानी उसके पौधे से प्राप्त एक क्विनिन मलेरिया रोग के निवारण के हेतु दवाई बनाई जाती है। यही सबसे ज्यादा प्रभावी औषधि मानी जाती है। अब अगला सवाल आपका है, फफूंदों द्वारा यानी फफूंदी द्वारा जनित रोग है। फफूंदी द्वारा जनित रोग कौन सा है? तो गोल कृमि, फीता कृमि, दाद आप कहेंगे, और फाइलेरिया। तो भैया कवक दाद होता है, जैसे पूरा फैलता चला जाता है, आप देखे होंगे जहां जिसको हो जाता है तो हमेशा खौर खौर करता रहता है, जैसे लग रहा है ये दाद है, यही है ना, दाद है। बात समझ रहे हैं? खुजलाते हैं, एक बार प्रचार अपने रोड पे होता रहता है, कैसे रोड होता है? तो खुजलाते हैं, जैसे स्वर्ग का आनंद आता रहता है, वही वाला है ना। फफूंदी द्वारा यानी दाद होने का क्या है? दाद होने के लिए ये जनित रोग माना जाता है। कौन? भैया फफूंदी वाला। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है भैया हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक कौन सा है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम फास्फेट। तो हड्डियों और दांतों का जो मुख्य घटक है वो कैल्शियम और फास्फेट है। क्या है? कैल्शियम और फास्फेट है हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक। हड्डियां बनी होती हैं तो कैल्शियम किससे? कैल्शियम फास्फेट। बात समझ रहे हैं? यानी हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या होता है भैया? कैल्शियम होता है, और क्या? फास्फेट। अगला सवाल आप देखेंगे, हैजा का क्या कारण है? और वैसे मैं पिछले सवाल में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हड्डियां बनी होती हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की। लेकिन यहाँ संघटक पूछा गया था तो इसलिए कैल्शियम फास्फेट हम बताएंगे। क्या बताएंगे? कैल्शियम फास्फेट। अगला सवाल आपका है, हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। तो हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। क्या भैया? हैजा एक जीवाणु जनित रोग है, इसलिए सवाल का उत्तर क्या लगाएंगे? जीवाणु। हैजा का कारक क्या भैया? जीवाणु है। अगला सवाल आप देखेंगे, देखिए इसमें दिया हैजा के बारे में, आप समझ लीजिए हैजा के बारे में क्या कहा जाता है। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग विब्रियो, क्या है प्यारे साथी? विब्रियो कोलेरी नामक एक जीवाणु होता है। क्या नाम होता है? विब्रियो कोलेरी नामक
कोलेरी नामक एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, इसी से क्या होता है, उत्पन्न होता है क्या, हैजा, जिसका संचारण घरेलू मक्खियों द्वारा होता है। मतलब घरेलू मक्खियां क्या है, उसको इधर उधर करती रहती हैं और हैजा रोगी के पेट में तथा आंतों को प्रभावित करते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है हैजा से प्रभावित होने वाला अंग, तो आप क्या बताएंगे, पेट या आंत कह देंगे। हैजा से प्रभावित होने वाला अंग आंत या पेट और हैजा जीवाणु जनित रोग है। हैजा कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और हैजा किस बैक्टीरिया यानी किस जो है बैक्टीरिया की वजह से प्रभावित होता है, तो विब्रियो कोलेरी है। क्या है, विब्रियो कोलेरी है। और हैजा का वाहक क्या माना जाता है, मुख्यतः तो मक्खियां मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, घरेलू मक्खियां मानी जाती हैं। अगला सवाल आपका होगा, कहता है कि बताइए मांस, अंडा, मछली या यकृत तेल तथा दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत है। यानी हमें मांस से, मछली से, यकृत तेल, दूध आदि से हमें किस चीज की मात्रा, प्रचुर मात्रा मिलती है, तो प्यारे भाई विटामिन डी मिलती है। क्या मिलती है, सूर्य से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और मांस, मछलियों, यकृत आदि से हमें देखो मांस, अंडा, मछली, यकृत तेल, इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, ए भी पाया जाता है, कई विटामिन पाया जाता है यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो विटामिन डी आपका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अब बताएंगे आप अगला सवाल कहता है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित है। इसमें कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, तो पोरीफेरा क्या है भाई, पोरीफेरा दिया है, सिलेंट्रेटा दिया है, एनेलिडा दिया है और आर्थ्रोपोडा दिया है। तो क्या सवाल का उत्तर होगा, भैया कीट जो होता है वो आर्थ्रोपोडा परिवार का होता है। आर्थ्रोपोडा घरेलू संबंध रखता है आर्थ्रोपोडा से, आर्थ्रोपोडा परिवार का सदस्य होता है। मानव शरीर में, अगला सवाल आपका होगा क्या, कि मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग आप देखें ना, मानव शरीर में जो है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से। गला बहुत बड़ा हो जाता है, घेंघा रोग। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। अगला सवाल है, क्या है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से टाइफाइड से प्रभावित होता है, तो प्यारे साथी आमाशय, गुर्दे, फेफड़े और आंतें होती हैं मानव शरीर के टाइफाइड से जो प्रभावित होने वाला अंग होता है। तो कौन सा होता है, आंत होता है। अगला सवाल आप बताएंगे, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग। क्या बताना है, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग। तो ध्यान दीजिए, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा, श्वासनली, किडनी और गुर्दा। तो बताइए डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग आपका क्या है, तो डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग आपका क्या है, श्वास नली है। क्या है प्यारे साथी, श्वास नली है डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग। अगला सवाल है, प्रोटीन के मुख्य संचारक होते हैं। क्या होता है, कह रहा है प्रोटीन के मुख्य संचारक होते हैं, मतलब इधर से उधर ले तो कार्बन होता है। क्या होता है प्यारे साथी, प्रोटीन के मुख्य संचारक क्या होता है, कार्बन। देखो प्रोटीन का मुख्य संचारक कार्बन होता है और जो लगभग 65% प्रोटीन में उपस्थित रहता है, सभी 65% प्रोटीन में उपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की संरचना नाइट्रोजन 16% होता है और ऑक्सीजन 30% होता है तथा कुछ मात्रा इसमें फास्फोरस, सल्फर इत्यादि भी मौजूद रहते हैं। तो यानी प्रोटीनों के मुख्य संचारक कौन होते हैं, तो कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। अगला बताएंगे आप, कह रहा है कि देखिए प्लाज्मोडियम जर्म क्या है प्यारे साथी, कह रहा प्लाज्मोडियम जर्म जो है, प्लाज्मोडियम जर्म किसकी उत्पत्ति करता है। प्लाज्मोडियम जर्म यानी जो आपका है जर्म्स कीट है, वो किसकी उत्पत्ति करता है, तो मलेरिया की उत्पत्ति करता है। किसकी उत्पत्ति करता है, मलेरिया की उत्पत्ति करता है। अगला सवाल आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या है प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि रक्त अम्लीय होता है, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, आमाशयी रस में HCl होता है, पित्त रस क्षारीय होता है। इसमें से कौन सा गलत है, यही बताना है। तो प्यारे साथी रक्त अम्लीय होता है, यही गलत है। रक्त अम्लीय नहीं होता है। अच्छा बताओ अम्लीय और क्षारीय कैसे हम पहचानते हैं। तो देखो 7 से यदि नीचे हो किसी भी वस्तु का pH मान, क्या pH मान यदि 7 से नीचे हो तो क्या होता है, अम्लीय होता है।
और 7 से ऊपर हो तो क्या होता है, क्षारीय होता है, और अगर 7 हो तो क्या होता है, उदासीन होता है। तो बताएं रक्त का पीएच मान कितना होता है, बता दो। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो जब 7.4 रक्त का पीएच मान है तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा भैया, क्षारीय होगा। इसलिए यही गलत है, बाकी सभी सही हैं कि पित्त रस जो है, पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, यकृत के द्वारा होता है। आमाशयी रस में HCl होता है और पित्त रस क्षारीय होता है। ये सारे सही हैं। आप देखेंगे कि भैया रक्त जो है, रक्त एक क्षारीय होता क्योंकि इसका पीएच मान 7.4। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आपको क्या करना है, तैयार करना है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा देंगे ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।